Good evening class. Our today's topic is respiration. Biological process whereby the energy stored in carbohydrates from photosynthesis is released in a stepwise controlled manner. रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टोर किया हुआ कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टेप वाइज प्रोसेस में रिलीज्ड होता है अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में. एनर्जी रिलीज्ड इज कपल्ड टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में कपल्ड ऑफ रिएक्शंस के थ्रू बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है. एटीपी इज एसेंशियल फॉर प्लांट सेल मेंटेनेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ये बता चुकी हूँ. तो एटीपी इस एनर्जी करेंसी की आवश्यकता होती है प्लांट के सेल मेंटेनेंस उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सभी के लिए एटीपी इस एनर्जी की आवश्यकता होती है. कार्बोहाइड्रेट कन्वर्जन. कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? स्टार्च से ग्लूकोज बनता है और सुक्रोज का वाटर के साथ रिएक्शन होने पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है. एक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन टू टाइप्स ऑफ होता है, एरोबिक एंड अनऑर्बिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन जिसे ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन भी कहा जा सकता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन अनऑर्बिक रेस्पिरेशन कहलाता है. उसे हम फर्मेंटेशन, इट्स अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, किडवन भी हम कह सकते हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो एक्वेशन है उसमें आप देख लीजिए, ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. प्लांट रेस्पिरेशन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पर. तो ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 वाटर इज इक्वल टू 6 CO2 प्लस 12 वाटर प्लस एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है. एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीट वन रेस्पिरेशन साइकिल में टोटल 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन या 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज होते हैं. यहाँ पर आप लोगों का पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है कि किस प्रोसेस के थ्रू कितनी किलो कैलोरी एनर्जी और कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज होता है. तो ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. 3 स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो आता है होता है पर 3 स्टेज में कंप्लीट होता है. ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल फुल फॉर्म है इसका, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के थ्रू ही जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है वो रिलीज होती है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है. ओनली स्टेज विच कैन अकर विदाउट ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन में होने वाला ये एक ऐसा सिंगल स्टेज है जो बिना ऑक्सीजन के कंप्लीट होता है. ओल्डेस्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन ऑपरेटेड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. के रेस्पिरेशन का सबसे पुराना सबसे ओल्ड स्टेज है जो कि क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें भी ये स्टेज पाया जाता है. और बिलियंस ऑफ ईयर्स से जब प्रिमिटिव अर्थ था और ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे तो उनमें भी ये स्टेज पाया जाता था. कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू पायरेट. पायरेट को पायरिक एसिड भी कह सकते हैं. इन साइटोसोल ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टू पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ये प्रोसेस साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है विथ ऑक्सीजन गैस ऑन टू टीसीए साइकिल. और उसके बाद में ऑक्सीजन गैस के साथ में ये पायरिक एसिड ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद में एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर करता है. विदाउट ऑक्सीजन पायरेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टेट और इथेनॉल. बिना ऑक्सीजन के ये जो पायरिक एसिड बना है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू वो लैक्टिक एसिड या इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. और इस तरह की क्रिया को हम फर्मेंटेशन या किडवन कहते हैं. जब लैक्टेट या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, और जब इथेनॉल में कन्वर्ट होता है तो उसे इथेनॉलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है. 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है ऑक्सीजन के एब्सेंट होने के कारण. यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का एक सिंपल सा आउटलाइन दिया हुआ है. 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड. ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. और ये पायरिक एसिड ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करता है, इथेनॉल का या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. तो इससे इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं. और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो पायरिक एसिड है वो उसका ऑक्सीडेशन होकर एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है और वो TCA साइकिल में एंटर कर जाता है। इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद TCA साइकिल का ये जो आउटलाइन है, आउटलाइन के बजाय जो नीचे नेक्स्ट स्लाइड है ये हाथ से अपन पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज से 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फो इनॉल पायरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड से पायरिक एसिड बनता है। पायरिक एसिड के ऑक्सीडेशन से एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ये TCA साइकिल में या साइट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है। एसिटिल कोएंजाइम से साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह ये पूरा साइट्रिक एसिड का साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ पर जब एक इंटरमीडिएट से दूसरा इंटरमीडिएट बन रहा है तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है और कौन सा एंजाइम फंक्शन कर रहा है ये यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन आपकी थ्योरी बुक में दिया होगा हर स्टेप के कौन कौन से एंजाइम्स, कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की क्रिया चल रही है, ये आपके थ्योरी बुक में दिया है। आप वो यहाँ पर ऐड करते हुए पढ़ेंगे। सिर्फ ये साइकिल बनाने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर एंजाइम्स और एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस भी यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा। आप थ्योरी बुक से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं उसे। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये जो TCA साइकिल में जो एनर्जी आपकी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू रिलीज़ होती है। कहाँ रिलीज़ होती है कि प्लांट के किसी भी ऑर्गन में जब एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ पर जाकर ये एनर्जी उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है और फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यहाँ पे NADH एंड FADH क्या है, ये रिडक्टेंट है। यही रिडक्टेंट अपने ऑक्सीडेटिव स्टेज में आते हैं और इस तरह इंटरमीडिएट प्रोसेस चलता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरा डायग्राम है, ये आपकी बुक में भी काफ़ी अच्छे से दिया होगा, आप लोग पढ़ लेंगे। डिफरेंट साइटोक्रोम से होते हुए कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और कहाँ कहाँ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, ये आप देखेंगे। एंड में लास्ट स्टेप में एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। 3 स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन अभी अपन ऊपर पढ़े। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है और ये ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन की प्रेजेंस दोनों में कंप्लीट हो सकता है। ये क्या करता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड में कन्वर्ट करता है या ब्रेक करने का कार्य करता है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं जबकि पायरिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है और ये तभी हो सकता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन के एब्सेंट में ये क्रिया नहीं होती। ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनॉर्बिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होता है। TCA साइकिल ऑलवेज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेगा। कन्वर्ट्स पायरेट वाया एसिटिल कोएंजाइम में मैंने अभी बताया कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बना हुआ जो पायरिक एसिड होता है वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, पायरिक एसिड के ऑक्सीडेशन से होता है और फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्या करता है, जो रिडक्टेंट होते हैं NADH और FADH2 इनको जनरेट करने का कार्य करता है CO2 की सहायता से। फिर होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है क्रिस्टी, वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH2 टू रिड्यूस CO2 and water and reduce oxygen and water to generate ATP। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। उसके रिडक्टेंट फॉर्म NADH को उससे रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म NAD में कन्वर्ट करेगा। FADH2 को उसके रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म FAD में कन्वर्ट करेगा और इस तरह ये रिडक्शन में ऑक्सीजन और वाटर का यूज़ करता है एंड ATP को जनरेट करता है, फ्री करने का कार्य करता है। इसके बाद जो आपका मेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण साइकिल होता है वो कहाँ पर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तो इसके लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए। स्फेरिकल और ओवल, ये स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, ओवल शेप के भी हो सकते हैं। अबाउट 1 माइक्रोन डायमीटर, इसका डायमीटर 1 माइक्रोन का होता है।
और ये रेस्पिरेशन का जो भी डिमांड होता है कि रेस्पिरेशन अगर किसी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, तो उस समय माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ बढ़ भी सकता है। और किसी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो है तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ स्मॉल भी हो सकता है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसका आउटर लेयर स्मूथ होता है, इनर लेयर्स में काफ़ी सारे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसी फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये जो क्रिस्टी है ये क्या करता है, मूवमेंट के इन और आउट को कंट्रोल करता है, और ये ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का साइट होता है। मैट्रिक्स जो होता है ये सॉल्युबल फेस होता है, और इसी मैट्रिक्स में क्या होता है, टीसीए साइकिल चलता है, और डीएनए आरएनए राइबोसोम्स इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट फेट्स ऑफ ग्लूकोज सी, जो कार्बन होता है वो कार्बन CO2 के फॉर्म में ही रेस्पिराइड CO2 के फॉर्म में रेस्पिराइड होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका और भी अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकता है। देखो, नॉट ऑल कार्बन रेस्पिराइड टू CO2, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रेस्पिराइड नहीं होते। इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन ब्रांच ऑफ, कुछ इंटरमीडिएट्स भी रेस्पिरेशन के साथ साथ चलते रहते हैं। वो किस फॉर्म में, वो कार्बन जा सकता है अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में, पेंटोस फॉर सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो पेंटोस के फॉर्म में भी अलग हो सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स भी बना सकते हैं, पोरफायरिन बायोसिंथेसिस में भी रोल प्ले कर सकते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस में भी रोल प्ले कर सकते हैं, लिग्निन प्रिकॉसर्स भी बना सकते हैं, प्रिकॉसर्स फॉर कैरोटीनॉइड सिंथेसिस एंड हार्मोन्स। प्रिकॉसर का मतलब होता है रोकने वाला, लिग्निन के बनने को रोकने का कार्य भी कर सकते हैं ये कार्बन, और कैरोटीनॉइड सिंथेसिस को भी रोकने का कार्य कर सकते हैं, हार्मोन्स को भी रोकने का कार्य कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी रेट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्पिरेशन को अफेक्टेड करते हैं, तो एक है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है, लिपिड का। रेस्पिरेशन से मीनिंग यहाँ पर ये है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, लिपिड का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है। तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका श्वसन भागफल या रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होगा। एटीपी के वैल्यू के ऊपर भी रेस्पिरेशन डिपेंड करता है, ऑक्सीजन के वैल्यू के ऊपर भी रेस्पिरेशन डिपेंड करता है। ऑक्सीजन पे तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या हो सकता है, ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना भी रेस्पिरेशन को अफेक्टेड करता है। प्लांट का टाइप जो है वो भी रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है कि प्लांट का नेचर कैसा है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट है, जीरोफाइटिक प्लांट है, एपिफाइटिक प्लांट है। प्लांट के ऑर्गन्स जो हैं वो भी रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं कि प्लांट मैच्योर, कितना मैच्योर है, या प्लांट में बनने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका साइज क्या है, कितना है, प्लांट इंजर्ड तो नहीं है, प्लांट हेल्दी है, प्लांट में किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है। इस तरह प्लांट के ऑर्गन्स का हेल्दी होना रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, प्लांट का जो एज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में। यहाँ पर आपका ये टॉपिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है।